नमस्कार दोस्तों। तो आपके लिए एक और नया वीडियो दैट इज़ रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स एंड द टॉपिक इज़ दैट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जनरली क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग इसको कभी ध्यान नहीं देते। बहुत से स्टूडेंट को तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पता ही नहीं होगा, बट बेसिक लॉ है ये। ठीक है, बहुत सिंपल लॉ है, आपको समझ में आना चाहिए और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपका जेई एग्जाम में, तो वो आपको करने चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी कैन से दैट, देखिए ये आपका एक बॉडी है। मैं आपको पहले प्रैक्टिकल समझाता हूँ। ये आपका एक बॉडी है, इसका इस समय वेट मान लीजिए कितना है, 7 किलोग्राम है। 7 किलोग्राम है। यदि मैं इस बॉडी को डिप करता हूँ इस लिक्विड में, ये आपका लिक्विड है कोई भी, ठीक है, तो इस फ्लूइड में यदि मैं इसे डिप करता हूँ, तो डिप करने के बाद क्या होगा, इस बॉडी का जो आपका वेट है वो कम हो गया। कितना हो गया? 4 किलोग्राम हो गया, मतलब 3 किलोग्राम वेट इसका कम हो गया। तो जितना इसका वेट कम हुआ उतना ही यहाँ से इतने इसने जो लिक्विड आपका था वो हटाया, उतना ही वेट का इसने लिक्विड यहाँ से रिमूव कर दिया। तो देखिए यहाँ देख रहे हो ना, 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम आपने यहाँ से आपका जो लिक्विड था वो रिमूव कर दिया, क्योंकि आपने 3 किलोग्राम का यहाँ पे वेट लगाया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जितना आप कोई आइटम या कितना जितना आप कोई वेट आपका डालते हो आप किसी फ्लूइड में, तो उस फ्लूइड में डालने पर उसके जो वेट में कमी आएगी, जो उसके वेट में कमी आएगी, उतनी ही आपका जो आपका फ्लूइड है वो उतना आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो या आपका जो फ्लूइड है उतना ही उस पर फोर्स लगा रहा होगा जितना उसमें कमी आई है। ठीक है, तो जो आपका नीचे फोर्स लग रहा है दैट विल बी इक्वल टू द 3 किलोग्राम, दैट विल बी इक्वल टू द 3 किलोग्राम। देखिए यहाँ देख सकते हो आप, ये 3 किलोग्राम का ही होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। तो व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? दैट इज जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, यदि ये हम लोग इसमें पूरी डुबो दें, ये थोड़ी डुबोएं, तो उसके वेट में क्या होगा, कमी आएगी। देखो यहाँ 7 किलोग्राम था, यहाँ 4 किलोग्राम हो गया, वेट में कमी आएगी। तो जो कमी आई है वो आपके द्रव जो वस्तु है उसके द्वारा जो द्रव हटाया हो गया होगा, जो लिक्विड हटाया गया होगा, उसी के इक्वल होगी, उसी के भार के इक्वल होगी। ठीक है, तो जो फोर्स आपका लिक्विड यहाँ नीचे से लगा रहा होता है, दैट फोर्स इज नोन एज बॉइंट फोर्स या बॉयंसी। ठीक है, अभी चलेंगे इसके आगे भी हम लोग। तो यदि इंग्लिश में समझे क्या होगा, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज? दैट इज द व्हेन ऑब्जेक्ट इज completely or partially immersed in a fluid, its weight reduction is appreciated. This virtue decreases in load is equal to the weight of fluid removed by that object. ओके, तो ये हमारा इंग्लिश में हो गया। जैसे हम समझ सकते हैं, देखिए कि हमारा जो बॉडी होती है उस बॉडी पर 2 फोर्स काम करते हैं यदि हम उसे डुबोते हैं। तो पहला फोर्स होता है मेरा ग्रेविटी फोर्स, जो कि बॉडी का खुद का वेट होता है। दूसरा फोर्स होता है कि हमारा जो लिक्विड है वो उस पर फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड बॉयंसी फोर्स, दैट इज कॉल्ड बॉयंसी। ओके, तो यदि दोनों फोर्स इक्वल हैं तो हमारा पार्ट आराम से तैरता रहेगा, और यदि दोनों फोर्स इक्वल नहीं है, ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा है, बॉइंट फोर्स कम है, तो पार्ट आपका इमर्ज मतलब डूब जाएगा। ओके, बॉइंट फोर्स की बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे भी बॉइंट फोर्स की। तो व्हाट इज द बॉइंट फोर्स? बॉइंट फोर्स इज द फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो वेट आपका होता है ऑब्जेक्ट का उसी के इक्वल लगता है, दैट इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। देखिए बॉइंट फोर्स क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच इट exert एन अपवर्ड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड buoyancy or buoyant force. This force act on the center of gravity of fluid removed by the objects, which is called the center of buoyancy. It was first studied by आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज ने सबसे पहले ये समझा था क्या होता है, द्रव का वह गुण जिसके कारण वस्तु के ऊपर कोई बल लगता है, उस बल को हम उत्क्षेप या कह सकते हैं उत्प्लावक बल बोलते हैं, और यह बल वस्तुओं के द्वारा हटाए गए द्रव के केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावक केंद्र कहते हैं। ठीक है, और इसको सबसे पहले आर्किमिडीज ने स्टडी किया था। मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, समझिए। सपोज कीजिए कि आपने ये एक लिक्विड है, ये आपका एक लिक्विड है, ये आपका एक लिक्विड है। ठीक है,
और इस लिक्विड में आपने कोई बॉडी को, ये कोई बॉडी आपने ली, इस बॉडी को आपने इसमें इमर्ज किया, ठीक है। तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर तो आपका बॉडी का वेट काम कर रहा होगा, ठीक है। मगर एक सेंटर वो होगा जितना कि आपके इस बॉडी ने यहां से आपका फ्लूइड कवर किया है, मतलब ये वाला एक सेंटर इसका होगा जहां आपका ये बुओयंट फोर्स काम करेगा, एफ बी, जिसे नोट करते हैं हम एफ बी से, ठीक है। और दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ बुओयंटी, इट इज डिनोटेड बाय B. Center of buoyancy, it is denoted by B, and the center of gravity is denoted by capital G. कैपिटल G. तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नोट करते हैं हम कैपिटल G से, और सेंटर ऑफ बुओयंसी को नोट करते हैं हम किससे, कैपिटल B से। और कैपिटल B क्या होता है, सेंटर ऑफ बुओयंसी होता है, जहां आपका बुओयंट फोर्स काम कर रहा होता है, ठीक है। और इट इज द सेंटर ऑफ फ्लूइड विच इज प्लेस और विच इज रिमूव्ड बाय दैट बॉडी, ठीक है। दैट इज सेंटर ऑफ बुओयंसी, याद रखना, बहुत पूछा आया था क्वेश्चन में। तो देखिए हम लोग बात करते हैं बुओयंट फोर्स किसके इक्वल होता है। तो बुओयंट फोर्स हमेशा इक्वल होता है आपका, जो आपका वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है उसके इक्वल होता है। तो वेट ऑफ फ्लूइड मैंने मान लिया कि mg है, और mg को मैं लिख सकता हूँ m बराबर क्या हो सकता है, m बराबर हो सकता है आपका रो इंटू वी। m बराबर क्या हो सकता है आपका रो इंटू, हम लोग अभी पढ़े थे। तो ये क्या हो जाएगा आपका रो जी वी हो जाएगा। अब ये जो आपका v है, वॉल्यूम जो है, उसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट। तो एरिया इंटू हाइट क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली आपका फ्लूइड हो जाएगा F इक्वल टू रो ए एच जी। तो m आपका क्या है, मास ऑफ फ्लूइड हो गया, रो क्या हो गया आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो गया, ए आपका एरिया हो गया ऑब्जेक्ट का, जो आपका बेस है ऑब्जेक्ट का उसका एरिया हो गया, और जी आपका क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, वी आपका वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हो गया, एच आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया विच इज इमर्ज्ड इन फ्लूइड, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम जो बात कर रहे हैं ना एरिया की, तो हमारे यदि मेरा ऑब्जेक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये आपका मान लीजिए ऑब्जेक्ट है जो आपने फ्लूइड में इमर्ज किया, और इमर्ज करने के बाद ये मान लीजिए कि आपका बॉडी सिर्फ यहाँ तक आपका वाटर में या यहाँ तक आपका फ्लूइड में डिप किया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, हम जो एरिया कौन सा लेंगे, इसका एरिया हम लेंगे बेटा ये वाला, जो इसका बेस एरिया होगा, ये बेस वाला एरिया। और हाइट कौन सा लेंगे, हाइट हम लेंगे ये वाला, जितना ये इसमें डूब गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस ऑब्जेक्ट का हो सकता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ हो, मगर इसका सेंटर ऑफ बुओयंसी जो होगा वो हाइट के आधे पर होगा, मतलब इसके हाइट के आधे पर होगा, जो आपका जितना इसमें डूबा हुआ है उस हाइट के आधे पर, ठीक है। तो व्हाट नेक्स्ट वन इज दैट लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तैरने के नियम, प्लवन के नियम भी बोलते हैं इनको, फ्लोटेशन लॉ को। तो क्या नियम है देखिए, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। यदि वो आराम से इक्विलिब्रियम कंडीशन में तैर रही है, तो जितना वेट वो आपका डिस्प्लेस करेगी वो उसके खुद के वेट के इक्वल होगा, दूसरा, ठोस का तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र एक ही सीधी रेखा में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यदि आपका ये आपका बॉडी है और इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, ठीक है। तो इसका बुओयंसी सेंटर जो आ रहा होगा कैपिटल बी या स्मॉल बी, जो हम दिखाएं, तो वो हमेशा एक सीध में होनी चाहिए, एक लाइन पर ही, वर्टिकल लाइन पर ही होनी चाहिए, ठीक है, वर्टिकल लाइन पर ही होने चाहिए। तो ये क्या है आपका लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। देखिए हम समझ सकते हैं इस डायग्राम से। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन में क्या है, यदि हमारी बॉडी फ्लोट कर रही है तो क्या होगा, वेट इज लेस देन द फ्लूइड इज डिस्प्लेस। तो हमारा फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उससे कम वेट है हमारी बॉडी का, तो आपका बॉडी ऊपर तैरती रहेगी, ठीक है। यदि हमारी बॉडी का वेट ज़्यादा है तो क्या होगा, बॉडी डूब जाएगी। और यदि एक कंडीशन में जाके हमारे दोनों इक्वल हो जाते हैं, दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके। सो हम इसे इंग्लिश में समझ सकते हैं, व्हाट द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, व्हेन फ्लोटिंग इन अ बैलेंस स्टेट द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस फ्लूइड इक्वल टू इट्स वेट, एंड सेकंड वन इज दैट
both the center of gravity of the solid and the center of gravity of removed fluid must be in same vertical line. ठीक है, सो आप अगला समझते हैं डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी, यू नो दैट डेंसिटी इज द सिंपल फॉर्मूला विच इज़ द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. तो मास मतलब द्रव्यमान और वॉल्यूम मतलब आयतन के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं. और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब. किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है. आपेक्षिक घनत्व की बात कर रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी, या बोल सकते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी. ठीक है, तो ये जो आपका होता है वो क्या होता है आपका कि 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो वाटर है उसके साथ यदि हम किसी चीज़ को कंपेयर करें, ठीक है, उसके साथ हम किसी चीज़ को कंपेयर करें तो वो क्या होगा उसका? वो उसकी रिलेटिव डेंसिटी होगी. सपोज दैट मैं बोलूँ आपसे, तो फार्मूला क्या बनेगा इसका? फार्मूला ये बनेगा, द स्पेसिफिक डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ density of fluid to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस. सपोज करो इसे हम दिखाएं फॉर्मूले से, क्या हो जाएगा आपका? SPGR, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं इसे. SPGR विल बी इक्वल टू रो अपॉन रो डब्लू. रो मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रो एफ अपॉन रो डब्लू मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, तो ये दिखा रहा है आपको कि इसको हम मेजर करने के लिए आपका हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं. सबसे जो आपका जो घनत्व होता है वो समुद्री पानी का होता है, जिसमें हम लोग आराम से तैर सकते हैं क्योंकि उसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू सिंपल वाटर. और जो आपका बर्फ़ होती है वो पानी पर तैरती है और उसका 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, और किसी भी बर्तन में भरा होता है तो बर्फ़ तैरती रहती है. ठीक है, और जब वह पूरी तरह पिघल जाती है तो उसके जो तल है, उसका जो लेवल है वो बिल्कुल नहीं बढ़ता. दूध की शुद्धता भी हम लोग डेंसिटी से ही मापते हैं, या कह सकते हैं कि SPGR स्पेसिफिक ग्रेविटी से मापते हैं. और वो आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड लैक्टोमीटर. क्या होता है? लैक्टोमीटर. नेक्स्ट वन इज दैट मेटा सेंटर और मेटा सेंट्रिक हाइट. देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है. यदि ये ऑब्जेक्ट आपका फ्लूइड में, ये आपका वाटर में आराम से फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, ऐसे करके तैर रहा है. ठीक है, तो क्या होगा? इसका जितना ये तैर रहा है इसका खुद का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा G, और एक इसका होगा सेंटर ऑफ बॉयंसी दैट इज B. तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी G पर काम कर रहा होगा W नीचे की ओर, और जो आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी है वहाँ काम कर रहा होगा आपका बॉइंट फोर्स दैट इज FV. ठीक है, तो जैसे ही ये बॉडी थोड़ी टिल्ट होती है, जैसे ही बॉडी क्या होती है? टिल्ट होती है किसी भी एंगल पर, तो टिल्ट होने पे क्या होता है? जो आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी है उससे आपका जो फोर्स जा रहा है, बॉइंट फोर्स, वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन को G पॉइंट पर ना काटते हुए थोड़ा सा आगे कहीं और काटता है, M पॉइंट पर काटता है. वो M पॉइंट क्या होता है? वो M पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर हमारी ये पूरी बॉडी ऑक्सीलेट मोशन करती है, दोलन गति कर सकती है. ठीक है, वो एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, और दैट इमेजिनरी पॉइंट इज नोन एज मेटा सेंटर. और इस मेटा सेंटर मतलब M और जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है G, इसके बीच की जो दूरी होती है इसको हमें निकालना है. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो G से M तक की जो दूरी होती है दैट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक हाइट. ठीक है, तो यहाँ पे देखो व्हाट इज मेटासेंट्रिक हाइट? मेटासेंट्रिक हाइट इज द हाइट विच इज इक्वल टू द G to M डिस्टेंस. ठीक है, और इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम, GM इक्वल टू BM माइनस BG. B से लेकर M तक को यदि माइनस करते हैं हम BG की डिस्टेंस को, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ GM. इसका एक्चुअली जो फार्मूला होता है आपको बता दूं, वो क्या होता है? वो होता है आपका GM इक्वल टू I अपॉन V, I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अपॉन V प्लस माइनस BG. ये फॉर्मूला होता है आपका. ठीक है, तो I अपॉन V किसके इक्वल होता है? I अपॉन V इक्वल होता है आपका BM के इक्वल. किसके इक्वल होता है?
Vm के इक्वल। ठीक है, क्लियर है। तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है समझ लेते हैं। मेटासेंट्रिक क्या होता है, जो तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं, और उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जिस पॉइंट पर काटती है, गुरुत्व केंद्र से आने वाली रेखा जो है जिस पॉइंट पर काटती है उसे मेटासेंटर कहते हैं, उसे मेटासेंटर एम कहते हैं। वो ये कब होता है, जब आपकी बॉडी किसी एक एंगल पर झुक जाती है तभी होगा ये बेटा, याद रखना। ठीक है, तो समझ में आ गया मेटासेंटर क्या होता है और मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है। कंडीशन फॉर परमानेंट इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, तो क्या क्या कंडीशन देखिए, तैरने की जो स्थायी संतुलन की शर्तें हैं वो क्या क्या हैं। मेटासेंटर हमेशा आपका ऊपर होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, मतलब जो एम पॉइंट जो आपका जो है वो हमेशा जी पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, बॉडी आपकी डूब जाएगी। ठीक है, या जी पर ही होना चाहिए या जी से ऊपर होना चाहिए। यदि जी पर है तो वो स्टेबल बॉडी है, देयर इज नो चेंज इन एंगल। यदि जी से ऊपर है तो चेंज इन एंगल है, मगर वो क्या है, आपका तैर रही है, स्टेबल कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। और यदि वो आपका जी से नीचे है पॉइंट एम, तो आपका क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगी और बॉडी कभी भी आपका डूब सकती है। दूसरा कंडीशन क्या है, द वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र यानी कि उत्प्लावन केंद्र दोनों ही एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पे आपका होने चाहिए। तो ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज़ इसमें होनी चाहिए। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द all of the important things which are related to Archimedes law and also law of flotation and the metacentric height in this lecture. So, okay, so I hope you can understand these things from this video, and please like, share and subscribe. Okay, so thank you everyone.